आज की क्लास में दो चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, दूसरा हम एग्ज़ाम में लिखते कैसे। सबसे बड़ी समस्या, बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उसको एग्ज़ाम में राइटिंग के बारे में समझ में नहीं आता। तो राइटिंग स्किल्स क्या होती है, कैसा एग्ज़ाम में हमको प्रेजेंट करना है, सबसे मुद्दे की बात है। थोड़ा सा पढ़ के बहुत सारा कैसा दिखाना है। एग्ज़ाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए हमारे कंटेंट का, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता रहता है कि आप कौन हो, आप अच्छा पढ़ते हो कम पढ़ते हो। ठीक है, बहुत सारे कम पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे नंबर ले आते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो लिखने का तरीका सीखना, पहले एक टॉपिक में समझा रहा हूँ फिर इसी टॉपिक को लिखते कैसे। ठीक है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस का कंटेंट आपको दिख रहा है ये पूरा एक पेज का कंटेंट है। ठीक है, इस एक पेज को पढ़ने के बाद इसी को, है ना, 4 पेज में हम लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में हमको चाहिए क्या, जो हमारा कंटेंट है उसमें क्वालिटी चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, क्वालिटी के साथ साथ में क्वांटिटी भी चाहिए। ठीक है, यदि कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम हमको 3 पेजेस लिखना पड़ेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स में 3 पेज तो कम से कम लिखना है हमको, 3.5 पेज लिखना जरूरी। तो क्वांटिटी कैसे लाए, क्वालिटी जो आपने पढ़ा उससे आएगी, क्वांटिटी लिखने का तरीका होता है उससे क्वांटिटी दिखती है। तो पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसको समझना है उसको लिखेंगे कैसे। तो ट्यूबरकुलोसिस सबको पता है, एक लाइफ थ्रेट कंटाजिनस डिसीज है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज है, एक इन्फेक्शन है ना, जिससे खांसी आती है, वेट लॉस होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो टीबी इज ए कम्युनिकेबल डिसीज है, कंटाजिनस डिसीज। मेनली कहाँ अफेक्ट करती है, लंग्स को। इस बीमारी में क्या होता है, फेफड़े खराब होते हैं, खांसी बहुत आती है। ठीक है, कैसे फैलता है, तो बैक्टीरिया से होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। जो कोई खांसता है, छींकता है तो दूसरे इंसान को बैक्टीरिया दूसरे इंसान में चले जाते हैं, उसको फिर टीबी हो जाता है यदि उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तब। कॉमन जो साइट की बात करें तो सबसे पहले जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा ब्रेन में तो उसको CNS टीबी बोलते हैं, बोन में उसको स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, लीवर में, किडनी में, बाकी जगह भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, मेन क्या है, प्राइमरी साइड जो है वो लंग्स है। तो टीबी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, 1% और आधा % ट्रांसमिट होती है। टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलता है। प्राइमरी साइड जो है लंग्स है। टीबी दो प्रकार के, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं तो टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में होते तो है पर इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसको बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो पर्सन हैज अ टीबी इन्फेक्शन बट बैक्टीरिया इन द बॉडी आर इनएक्टिव और डॉर्मेंट फॉर्म, वो बैक्टीरिया भी इनएक्टिव है तो कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ये कंटाजिनस नहीं है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, नॉन कंटाजिनस है। टीबी अब जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो एक्टिव जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए इसका भी ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, जबकि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो आप देखते हो इसमें इंसान बीमार हो जाता है, उसको खांसी आना, बुखार आना, वेट लॉस होना, उसको हम एक्टिव टीबी कहते हैं। टीबी किससे होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो सेल वॉल, ये रॉड्स में एक बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, तो माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड, ये माइकोलिक एसिड एक लिपिड है जो इसकी सेल वॉल को मजबूत बनाता है। ये हमारी बॉडी में बहुत दिनों तक सर्वाइव करता है, आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया मतलब एसिड अल्कोहल से डिकलराइज नहीं होता, एसिड फास्ट है, रॉड सेप बैक्टीरिया है। वो टीबी जो होती है पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होती है। जब छींकता खांसता है इंसान तो दूसरे के बॉडी में ड्रॉपलेट जाएगा तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएगा। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो लक्षण क्या होता है, तो क्रोनिक कफिंग, लंबे समय से खांसी आना, खांसी आने के साथ में उसमें ब्लड में म्यूकस का आना, खांसी के साथ में ब्लड या म्यूकस का आ जाना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, वेट लॉस, वजन कम होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बुखार आता है, रात में पसीना आना, ये टीबी के लक्षण है। ठीक है, तो खांसी होना, 4-5 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही तो टीबी हो सकती है, टीबी की जांच कराना चाहिए। खांसता है तो उसमें ब्लड म्यूकस का आ जाना, सीने में दर्द होना, वजन कम हो जाना, थकावट महसूस होना,
बुखार आना, रात में पसीना आना। ठीक है, बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको, तो बचने के लिए हाथ अच्छे से धोए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें कैसे बीमारियों से बचा जाए, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट करवाए कि घर में एक को टीबी है तो बाकी लोगों की भी क्या कर ले हम जांच करवा लें। वैक्सीनेशन, बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन लगता है, जन्म लेने के बाद ही लग सकता है और थोड़े दिन बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है। मास्क लगाना चाहिए टीबी के पेशेंट ने, बाकी लोगों ने भी लगाना चाहिए। लग रहा है कि भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो टीबी फैलती है, उसका प्रिवेंशन है, बचाव। अब आती है टीबी को ठीक करने वाली दवाइयाँ, उनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो दवाइयाँ होती हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग को याद रखने का, रिप्स करके निमोनिक्स याद रखते हो तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। जब भी किसी को टीबी आइडेंटिफाई होता है, जितने भी न्यू केसेस होते हैं उन सबको सबसे पहले यही 4 ड्रग देना चाहिए। 5 ड्रग ना 4 देते शुरुआत में, फिर लगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन देना, तो वो ठीक हो सकते थे उसको अच्छे से खाए। उसका ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है उसको 99 डॉट्स कहते हैं। ठीक है, यदि प्रॉपर मेडिकेशन एडरेंस से प्रॉपर दवाई खा रहा है तो 99% पेशेंट ठीक हो जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, नॉन एडरेंस या पेशेंट नॉन कंप्लायंस के कारण या दवाई पूरी नहीं लेते, इसके कारण वो ठीक नहीं हो पाते। अब इन 4 दवाइयों के बारे में कैसे ध्यान रखें, 5 के बारे में रिप्स याद कर लिया आपने। पहला आता है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन में 3 आर याद रखो, RRR मूवी देखी हमने, तो आर फॉर रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन किस पे काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगला आर याद रखना, रेडिस और डिस्कलरेशन। बॉडी के जो सिक्रेशन होते हैं, यूरिन, सलाइवा वगैरह, इनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो रिफाम्पिसिन, आरएनए पॉलीमरेज और रेडिस और डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रेशन। अब इनका मैकेनिज्म, काम करने का तरीका, तो ये 5 में से जो 3 दवाइयां हैं ये क्या करती है, तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है। माइकोलिक एसिड क्या होता है, अभी मैंने बोला था कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल के अंदर एक लिपिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलिक एसिड बोलते हैं। ये उसकी सेल वॉल को मजबूत बनाता है। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को आप इनहिबिट कर दोगे तो सेल वॉल उसकी कमजोर हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाएगा। तो 3 ड्रग तो माइकोलिक एसिड पे काम करती है। पहले वाली ड्रग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम याद रखोगे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एस फॉर 30S राइबोसोम, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर बाइंड करता है और प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है, साथ में डिफेक्टिव प्रोटीन बनाता है, मिसरीडिंग ऑफ कोडॉन्स, मिसरीडिंग करके डिफेक्टिव प्रोटीन बनता है जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो RRR है ना, सॉरी रिप्स आप याद रखोगे, RIPES रिप्स। ठीक है, रिप्स में से आपको 3 में तो क्या लिखना है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, ये हो गया 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाएगा, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर काम करेगा। फिर एक्शन की बात करें, बैक्टीरिया को मार देता है कि उसकी ग्रोथ को रोकता था। सारी की सारी ड्रग जो होती है वो बैक्टीरियाइडल नेचर की होती है, ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और सिडल मतलब ग्रोथ, उसको किल करना, डिस्ट्रॉय करना। तो सारी ड्रग जो होती है बैक्टीरियाइडल नेचर की, इथाम्ब्यूटाल जो है बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है। रूट की बात करें तो ये सब टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है, आजकल 4FDC 3FDC आते हैं तो ओरल टेबलेट फॉर्म में देते हैं, जबकि इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो जो डिफरेंट है उस पर फोकस करो। फिर बात करें एडवर्स इफेक्ट, हिपेटोटॉक्सिटी। ठीक है, ये लीवर खराब कर देती है। फिर एक होता है इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं हम आइसोनियाजाइड को, आयनेज भी कहते हैं इसको। लॉन्ग टर्म यूज करने से क्या होता है, B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। B6 की डेफिशिएंसी होने से हम न्यूरोपैथी, नर्व सेल खराब हो जाती है, इसको न्यूराइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर पायराजिनामाइड लेने से गाउट मतलब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इससे भी गाउट होता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट याद रखा, नैनो याद रखो, नैनो का टाटा की देखी हमने। ठीक है, तो नैनो में नेफ्रोटॉक्सिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और ऑटोटॉक्सिटी है ना। नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी खराब कर देगा ये, ऑटोटॉक्सिटी मतलब बहरा कर देगा, कान खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, 2 को तो याद ही रखना कि नेफ्रोटॉक्सिटी और ऑटोटॉक्सिटी अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 5 ड्रग के बारे में हमने एडवर्स इफेक्ट देख लिया। अब इसको याद रखना है हमको अच्छे से, तो आपको रिप्स पे फोकस करना है पहले। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बच्चे क्या थे कंफ्यूज होते रहे, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, यदि आप ये निमोनिक्स जानते हो तो रिप्स लिखा हमने RIPES,
सारे ड्रग के बारे में सब कुछ लिख दोगे आप, ठीक है। अब मैकेवेक्शन की बात करें तो ये कहाँ काम कर रही है, माइकोबैक्टीरियम मतलब माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जुड़ेगा, ठीक है। फिर सारी की सारी जो है बैक्टीरियोइडल नेचर की है, तो एक को याद कर लो, ये जो है स्टैटिक नेचर का होता है। सारे के सारे हम ओरल रूट से देते हैं, ये हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, और 2-4 के साइड इफेक्ट याद कर लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन का याद ही रहेगा आपको, नैनो। अब बताओ 5 ड्रग का पूरा प्रोफाइल हमको पता हो गया, ठीक है। ये होती है फर्स्ट लाइन ड्रग, सबसे पहले ये देना चाहिए। बट किसी के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस के केस में हम क्या देते हैं, फिर सेकंड लाइन ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR हो गया, XDR हो गया, EDR हो गया, उस केस में फिर हमको सेकंड लाइन ड्रग देना पड़ती है, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग में इथेनोमाइड, पैरामोनोसैलिसिलेट, पास, ये पापा DHF THF पे काम करे, एंटी मेटाबोलाइट है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। फिर ये सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गए, फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लग गया, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन ये DNA गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। फिर अमिकासिन, केनामाइसिन, गेप्रेमाइसिन, ये इंजेक्टेबल अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो 5 मिनट में इसको समराइज करता हूँ, फिर लिखना सीखा तो कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। ओवरऑल अभी देखे जाए तो हमने 1 पेज का कंटेंट देखा है इसमें, ध्यान देना कितना है क्वांटिटी 1 पेज की। यदि ऐसा कैसा लिख के आओगे तो एग्जाम में बहुत कम नंबर आएंगे, ठीक है। लिखना सीखना है मेन। तो अभी ट्यूबरकुलोसिस है, कम्युनिकेबल डिसीज है, कॉन्टेजियस डिसीज है, लंग्स में इसका इन्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। प्राइमरी साइट हो गई लंग्स, 2 प्रकार की, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिव ट्यूबर। लेटेंट में क्या होता है, कोई सिम्टम्स नहीं आते, एक्टिव में सारे सिम्टम्स आते हैं। कारण क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, बहुत दिनों से खांसी आना, क्रोनिक कफिंग, खांसी के साथ ब्लड या म्यूकस के आना, सीने में दर्द होना, वेट लॉस होना। प्रिवेंशन के लिए हाथ अच्छे से धोए, लोगों को एजुकेट करें, लोगों की जांच करवाए, PCG का वैक्सीन लगवाए, मास्क लगाए। ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलर 2 प्रकार। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपको क्या याद रखना, रिप्स याद कर लिया, इसके अंदर आपको सब लिखा हुआ समझ में आ रहा है, इसको शॉर्टकट निमोनिक्स बना के लिख दे तो काम हो जाए, ठीक है। सेकंड लाइन ड्रग कब देते, जब रेजिस्टेंस आ जाता है। और ये जो मैंने अभी सिखाया आपको, मतलब एक छोटा सा ट्रिक्स लगा के आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब एग्जाम में लिखने का तरीका समझना है, इसमें एग्जाम में कैसे लिखते हैं। एग्जाम में लिखने के लिए समझना, एग्जाम में आपकी कॉपी होती है, ठीक है। यहाँ लिखो आप क्वेश्चन नंबर 5 का A, ठीक है। फिर आंसर लिखा, यहाँ डाला हमने ट्यूबर। अब हमने एग्जाम में पूछा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो सबसे पहले हमको TB लिखना चाहिए। TB क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो सीरियस इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से। 2 टाइप्स लिख दिए उसके, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इनएक्टिव होते हैं बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई मतलब बॉडी में होते थे पर कोई सिम्टम नहीं आता। फिर एक्टिव के बारे में लिखा, फिर लिखा हमने कॉजेस, किसके कारण होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब ये जो साइन एंड सिम्टम्स लिख रहे थे हमने वहाँ कितना देखा था, यहाँ पर 1 लाइन में लिख रहे थे वहाँ पर, ठीक है। अब 1 लाइन में नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, हमको साइन एंड सिम्टम्स को ऐसा दिखाना है एग्जाम में। देखो हाफ पेज का कंटेंट हो गया, यदि आप बीच में लिख दोगे साइन एंड सिम्टम्स और ये सब चीजें ऐसे दिखा दी आपने, तो क्रोनिक कफिंग ऑफ ब्लड और म्यूकस, वेट लॉस, चेस्ट पेन, थकावट महसूस होना, फटीग है ना, फीवर और नाइट स्वेट। कितना अच्छा कंटेंट दिख रहा है। और हमने जब पढ़ा था तो उसमें कितना दिख रहा था, ये 1 लाइन का कंटेंट दिख रहा था, अब कितना दिख रहा है, हाफ पेज का कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है कि एग्जाम में इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। बढ़िया पेंसिल लेके जाओ, सर्कल बना के लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया प्रिवेंशन, बचने के लिए क्या करें, तो प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में क्या करना चाहिए आपको, हाथ अच्छे से धोए, मास्क लगाए, बच्चों को BCG का वैक्सीन है, लोगों को एजुकेट करे, स्क्रीनिंग करे, उनकी जांच करवाए, ये हो गया उसका प्रिवेंशन। तो ये आधे पेज का ये कंटेंट हो गया। फिर बात करें हम उसका क्लासिफिकेशन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन। ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा क्लासीफाई करो। देखो फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग के 5 के नाम लिख दिए, आपको याद हो गए होंगे, क्या, रिप्स, ठीक है।
ये ओरल देते हैं, ये इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 के नाम लिख दिए। सेकंड लाइन ड्रग कब देते हैं? जब रेजिस्टेंस होता है किसी की बॉडी में, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते फर्स्ट लाइन ड्रग से। इसमें फ्लोरोक्विनोलोन के 2-4 के नाम ले, फ्लक्सासिन लगा रहता है इसमें ना, अफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सम अदर ओरल ड्रग तो साइक्लोसेरिन है ना, इथियोनामाइड, पैरामानोसैलिसिलिक एसिड और इंजेक्टेबल एंटीबैक्टीरियामाइसिन, अमेकासिन, केप्रियोमाइसिन, ये सब क्या होते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। तो आपको क्लासिफिकेशन क्या करना है, वहाँ पर चार्ट बनाना है, ध्यान से सुनना भी। ठीक है, फिर अब इन ड्रग का प्रोफाइल लिखना था, तो प्रोफाइल देखो वहां पर हम कैसे पढ़ के आए थे, प्रोफाइल को टेबुलर फॉर्म में पढ़ के आए थे ऐसा। अब यदि आप टेबल बना के लिखते हो तो कितना लिखते हो? आधा पेज का लिख पाते हो। ठीक है, इन्हीं चीज को यदि आप अच्छे से समझाओगे तो कितना लिख के आओगे, यहाँ देखना। फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग के हमने पहले नाम लिख दिए। अब रिफाम्पिसिन के बारे में क्या है, मेगाक्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक्शन कैसा, बैक्टीरियल एक्शन है। कौन से रूट देते हैं? ओरल से। साइड इफेक्ट क्या है, इनको भी 2 अलग अलग लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, फिर लिखा हमने आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड को आयनेज भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलेज सिंथेसिस इनहिबिटर है ये, बैक्टीरियल नेचर का, ओरल देते हैं, लीवर डैमेज करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या उसको न्यूराइटिस कहते हैं। जब भी आयनेज किसी को देते हैं तो उसके साथ में B6 भी देना चाहिए, पायरोडॉक्सिन देना चाहिए, नहीं तो न्यूरोपैथी हो जाएगी, उसको प्रिवेंट, ये भी रीजनिंग डाल सकते हो। फिर अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आइसोनियाजाइड का, आइसोनिकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, CONH NH2 स्ट्रक्चर दिखा दो। साथ में आप प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, व्हाइट कलर का होता है, वाटर सोल्यूबल क्या है, वो चीजें भी डाल सकते हो, स्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा। पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड भी माइकोलिक सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये भी बैक्टीरियल नेचर का, इसको भी ओरल रूट से देते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी, गाउट, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, तब पायराजिनामाइड, तो ये हो गया पायराजिन और साथ में उसका स्ट्रक्चर अमाइड, मतलब CONH2, तो स्ट्रक्चर भी साथ में डाल दिया। एथ ब्यूटाल, इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, पर आपको जितना कर सको उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ये भी माइक्रोलिक सिंथेसिस इनहिबिटर, बट ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, इसको भी ओरल रूट से देते हैं। गाउट इसका साइड है, रेड कलर, रेड ग्रीन कलर, ब्लाइंडनेस हो जाती है। थाम्ब्यूटाल के बारे में लिखा। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में लिखा, 30 राइबोसोम से जाके जुड़ता है, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं इसको, बैक्टीरियल नेचर का होता है। नैनो, इसका एडवर्स इफेक्ट याद हो गया होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और ऑटोटॉक्सिसिटी। तो ऑटो और नेफ्रो तो जरूर याद रखना, किडनी खराब, रिनल डैमेज है ना, किडनी फेल्यूर, डिफनेस, कान खराब कर देना है ना, ये इसका ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है। तो उन्हीं ड्रग को हमने देखो, अब लिखने जाओगे तो ये 1.5 पेज के अंदर चले जाएगा, 1.5 पेज में आप ड्रग के बारे में समझो। फिर आ जाओ सेकंड लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग कब देते हैं? रेजिस्टेंस के केस में देते हैं। इसमें इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, फ्लोरोक्विनोलोन, ये इंजेक्टेबल हो गई। पैरामानोसैलिसिलिक एसिड, पैरामानोसैलिसिलिक मतलब पास, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, जितना आप लिख सकते हो उतने लिखने की कोशिश करो। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, और ये इसकी क्या हो गई? पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया हमने? अमाइनो ग्रुप, तो क्या नाम हो गया उसका? पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। पास का स्ट्रक्चर बना दिया। अब पास काम कैसे करता है? तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, तो बैक्टीरिया पाबा से बनाता है, डीएचएफ से बनाता है। टीएचएफ एक एसेंशियल मेटाबोलाइट है जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। यहाँ एक एंजाइम, इसका नाम है फोलिक एसिड सिंथेटेज, डायड्रोफोलेट सिंथेटेज। तो ये पैरामानोसैलिसिलिक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे डायड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाती है। तो पास जो एक एंटी मेटाबोलाइट है, एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है, एंटी फोलेट भी बोल सकते हैं, फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? तो डायड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अब बताओ टीबी के बारे में कितना लिखा हमने, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। पढ़ा था एक पेज, उस एक पेज से सबसे पहले इसको लिखने जाओगे तो 1 पेज का कंटेंट तो यही हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, उसके टाइप्स, ठीक है, ये हो गया 1 पेज। फिर हाफ पेज पे ये हो गया तो 1.5 हुआ उसके सिम्टम्स। फिर हाफ पेज पे हो गया तो ये 2 हो गए, 2 पेज हो गए टोटल। फिर हाफ पेज का इसका क्लासिफिकेशन हो गया तो 2.5 हो गया। फिर इन ड्रग का प्रोफाइल सबको समझाने जा रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा, इसको अच्छे से समझा रहे हैं। तो 2.5 तो ऊपर ही हो गया था। और ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग है ये कम से कम 2 पेज की है, ठीक है, तो 4.5 हो गया। और 1 पेज का सेकंड लाइन ड्रग के नाम और ये पैरामानोसैलिसिलिक एसिड का मैकेनिज्म, तो 4.5 मतलब 5.5 हो गया,
कितना पढ़ा था, 1 पेज पढ़ा था, 1 पेज से, और 1 भी नहीं है उसके, यदि आप ध्यान रखो तो रिप्स, इस पे 2 पेज बन जाते हैं। यहाँ बोला था मैंने ये ओरल, ठीक है, ये IM, ठीक है, 30 राइबोसोमल सबयूनिट पे जुड़ता है, ये 3 माइकोलिक एसिड पे काम करती है, ये RRR RNA पॉलीमरेज रेडियल डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन है ना, इथाम्बुटाल स्टैटिक नेचर का होता थी। आधा लाइन की ट्रिक्स बना ली हमने, इससे हमने 2 पेज भर लिए इसी से, फर्स्ट लाइन ड्रग से, फिर ड्रग के स्ट्रक्चर वगैरह बनाओ तो 6 पेज बन सकते हैं इससे। अब 6 पेज की बात, और पढ़ा कितना हमने, 1 पेज, ठीक है, ये 1 पेज का कंटेंट है, ये है एग्जाम में लिखने का तरीका। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, कुल मिलाकर चार्ट बनाने, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, फ्लो चार्ट बनाओ। तो इस तरह से जैसे चार्ट बनाया मैंने, इसको और डिजाइन दे सकते हो आप, ठीक है, इसको लिखने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसा लिख के क्रोनिक क्रफिंग ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना दो, स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई, कितना अट्रैक्टिव और अच्छा कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ज़्यादा बहुत ही सिंपल वर्ड है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ बना के लिखते हैं ऐसा, यहाँ से शुरू हुए, लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है उन्होंने, कुछ अट्रैक्टिव दिख रहा है, कुछ पढ़ने जैसा दिख रहा है, बट आप इस तरह से प्रेजेंट करके आओगे तो बताओ कितनी देर लगी टीचर को देखने में, 2 सेकंड 3 सेकंड, ओके, बस खुश हो जाता है टीचर, क्यों, ये इसको कौन पढ़ेगा। तो ये लिखने का तरीका है, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है हमको एग्जाम में, ठीक है, डायग्राम बनाना है, ग्राफिकल क्लासिफिकेशन लिखना है, लिख दो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बस ये लिखने का तरीका है, ये सुधार ले, ऐसा हर टॉपिक में करना, हर सब्जेक्ट में ऐसा बन सकता है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ना थोड़ा सा हमको, प्रेजेंट बहुत अच्छा करना है, ठीक है, सोशल में, केमिस्ट्री में, सेकंड ईयर में, कोलॉजी में, थेरापेटिक में, सब में इसी तरह का सिस्टम रखना है, ठीक है। तो 1 पेज से कैसा हमने 6 पेज का कंटेंट बनाया ना, कंटेंट वही है, बस 6 पेज कैसे बनाए एग्जाम में, ये तरीका है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।